कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वोल्केनस प्रोसेस, ज्वालामुखी क्रिया। और ज्वालामुखी क्रिया पढ़ने के बाद में हम सब इसे पढ़ रहे थे प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर, अर्थात जो हमारा भू आकृति विज्ञान चल रहा था, उस भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना का अध्ययन करना था। तो हमने कई सारी संरचनाओं का अध्ययन किया, परंतु कभी कभार वो सिद्धांतों के आधार पर पूछता था। तो एक प्रमुख सिद्धांत था प्लेट टेक्टोनिक। हमने उसके आधार पर पढ़ने की कोशिश की कि किस प्रकार से भूकंप आते, किस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया आती। अब हमें दो चीज और पढ़नी है, किस प्रकार से माउंटेन्स और किस प्रकार से सुनामी। तो आज के लेक्चर, हो सके तो कल का लेक्चर, ये दो लेक्चरों को मिलाकर हम प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर माउंटेन्स कैसे बनते हैं इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं पर्वत। क्या देखते हैं? पर्वत। अब ये जो पर्वत होता है, एक क्या होता है, इसकी एक परिभाषा पता होना चाहिए। मानकी के विषय पढ़ रहे हैं तो परिभाषा से ही हमेशा शुरू किया जाता है। तो परिभाषा क्या होनी चाहिए। दूसरा, इसका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। और तीसरा, प्लेट टेक्टोनिक या विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर विश्व में पर्वत का वर्णन। ये 3 पॉइंटों को हमें पढ़ना है। अब ये 3 पॉइंटों को हमें जब पढ़ना है तो पर्वत के विषय में एक परिभाषा दी गई है, जिसका अर्थ एक ऐसा पुंज या समूह जो आसपास की तुलना में स्पष्ट हो एवं ऊंचा हो, उसे पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। परिभाषा आपने लिख चुके हैं। एक ऐसा पुंज जो आसपास की तुलना में स्पष्ट हो और ऊंचा हो, उसे पर्वत कहा जाता है। पर आपने कभी कभार पर्वत श्रृंखला, पर्वत कटक, है ना, पर्वत समूह, ऐसे नाम सुने होंगे। तो क्या पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत, लिखिए आगे, लिखते चलिएगा, तंत्र, पर्वत वर्ग, क्या सब एक है? नहीं, सबका उपयोग अलग अलग। सब पर्वत है परंतु सब अलग अलग है। आपको हम पर्वत का वर्गीकरण पढ़ाएंगे और उस वर्गीकरण में हम बताएंगे कि स्थान के आधार पर वर्गीकरण, ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण और फिर समय युग के आधार पर वर्गीकरण। आप लोग माउंटेन्स जब भी देखते होंगे तो माउंटेन्स देखते होंगे तो एक माउंटेन रहता है, साथ में दूसरा भी माउंटेन रहता है। एक माउंटेन रहता है तो साथ में कई सारे विभिन्न चट्टानों से बने पर्वत भी दिखाई देते हैं आपको। तो इस समय में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि पर्वत कटक अलग कहलाता है, पर्वत श्रृंखला अलग कहलाती है, पर्वत वर्ग अलग कहलाता है, और लास्ट जो हमने लिखा था पर्वत तंत्र, वो अलग कहलाता है। तो हम देखते हैं पर्वत को अलग अलग नामों से जाना जाता है।
उसको अगर आप जान जाओगे तो आपको हमेशा नाम लेने में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। तो पर्वत कटक, ऐसे पर्वत जो बहुत अधिक सकरे हो और जिसका शिखर बहुत अधिक नोकदार हो, उस प्रकार के पर्वत को कहा जाता है क्या? पर्वत कटक। ऐसे पर्वत जो बहुत अधिक सकरा हो, मतलब बहुत अधिक, जिसकी ऊंचाई कैसी हो? बहुत अधिक सकरी हो, और शिखर भी कैसा हो? नोकदार हो, उसे कहा जाता है पर्वत कटक। अगला जो हमने देखा था पर्वत श्रेणी। एक ही युग में बने हुए पर्वतों की लगातार श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। मतलब एक ही युग में, आपको जिस प्रकार से समय होता है हमारा, सेकेंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, उस प्रकार से ज्योग्राफिकल टाइम भी रहता है। उसमें अगर एक ही युग में, एक ही एरा में अगर पर्वत का निर्माण हुआ हो, कई सारे, उनकी श्रृंखला लगातार चल रही है, उसे कहा जाता है क्या? पर्वत श्रेणी। तो वहीं जब पर्वत श्रृंखला, जब विभिन्न युग के पर्वत मिलकर आगे बनते चलते हैं, एक साथ विभिन्न युग के, तो उस प्रकार के पर्वत को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और लास्ट में आता है पर्वत वर्ग। ये पर्वत वर्ग में कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता। ऐसे पर्वतों का समूह जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उस प्रकार के पर्वत को पर्वत वर्ग कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, पर्वत कटक अलग होता है, इसमें केवल एक पर्वत होता है जो सकरा रहता है, शिखर थोड़ा सा नुकीला रहेगा। एक ही युग में बने पर्वतों की श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला, विभिन्न युगों के पर्वत जब एक साथ दिखाई देंगे तो, और पर्वत वर्ग जिसमें कोई निश्चित नहीं है और विभिन्न प्रकार के युग भी दिखाई देंगे, तो उसे कहा जाएगा पर्वत वर्ग। तो ये हो गया पर्वत, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अब ये जानने के साथ में हमें पर्वतों का वर्गीकरण, छोटा सा है, अगर ये जान लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम पर्वतों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो पर्वतों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। पहला, ऊंचाई के आधार पर। पहले किस आधार पर? ऊंचाई के आधार पर। दूसरा, अवस्थिति के आधार पर। अवस्थिति के आधार पर। तीसरा, युग या समय के आधार पर। और चौथा, हम ये बोल सकते हैं, जिसको हम एक नया नाम दे सकते हैं, उसका नाम है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। जैसे आपने सुना होगा नवीन वलित पर्वत, आपने नाम सुना गुंबदाकार पर्वत, आपने नाम सुना होगा हॉस्ट पर्वत, तो अवशिष्ट पर्वत। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, ये निर्माण प्रक्रिया के आधार पर भी पर्वतों को बांटा जाता है। तो वर्गीकरण पर्वत का कितने आधार पर किया गया है? 4 आधारों पर। ऊंचाई के आधार पर कैसे पर्वत होते हैं, अवस्थिति के आधार पर कैसे पर्वत होते हैं, युग के आधार पर, और प्रक्रिया के आधार पर। तो ऊंचाई के आधार पर पर्वत हमें 3 प्रकार के दिखाई देंगे। कितने प्रकार के दिखाई देंगे? 3 प्रकार के। एक पर्वत जिसकी ऊंचाई 500 मीटर तक के हो, एक पर्वत जिसकी ऊंचाई 500 से 1500 मीटर तक के हो,
और एक पर्वत जिसकी ऊंचाई 1500 से, या फिर मैं इसको 2000 कर देता हूं, 2000 से अधिक ऊंचाई के। ऐसे पर्वत जिसकी ऊंचाई 500 मीटर से कम होती है उसे निम्न ऊंचाई के पर्वत कहा जाता है। कौन से पर्वत कहा जाता है? निम्न ऊंचाई के पर्वत। आप लिख चुके हो। ऐसे पर्वत जिसकी ऊंचाई 500 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक के होते हैं, उस प्रकार के पर्वत को मध्य ऊंचाई के पर्वत कहा जाता है। और ऐसे पर्वत जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से ज्यादा की होती है, उस प्रकार के पर्वत को कैसे पर्वत कहा जाता है? ऊंचे पर्वत या बहुत ऊंचे पर्वत। पर इसको भी क्या किया गया? ऊंचाई के आधार पर फिर बांटने की कोशिश कर। ऊंचे पर्वत, मध्य ऊंचे पर्वत, अत्यधिक ऊंचे पर्वत। ऊंचे पर्वत ऐसे पर्वत जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर तक के हो। मध्य ऊंचे पर्वत जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर तक के हो। और अत्यधिक ऊंचे पर्वत जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर से ऊंचे के होते हैं, उसे कहा जाता है ऊंचे, परंतु बहुत ऊंचे में आता है, मध्य ऊंचे और अत्यधिक ऊंचे पर्वत। तो मतलब ऊंचाई के आधार पर आपको 3 प्रकार के पर्वत दिखाई देंगे। अवस्थिति के आधार पर भी पर्वत रहते हैं। जब आपको पर्वत का निर्माण तट के किनारे दिखाई देगा। किसके किनारे दिखाई देगा? तट के किनारे। तो स्वाभाविक रूप से तट के किनारे तो कौन सा पर्वत दिखाई देगा? तटीय पर्वत। कौन सा पर्वत दिखाई देगा? तटीय पर्वत। तो इसी के बाद कोई पर्वत आपको तट के किनारे ना होकर बीच में दिखाई देगा तो महाद्वीप पर है, तो इसे कहा जाएगा महाद्वीपीय पर्वत। तो मतलब अवस्थिति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तटीय पर्वत जो तट के किनारे हो, और एक रहता है महाद्वीपीय पर्वत तो जो महाद्वीप के मध्य में होते हैं। अब इसी के आधार पर हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को देखते हैं। किस आधार पर देखते हैं? निर्माण प्रक्रिया। और लास्ट में देखेंगे युग के आधार पर पर्वत कौन कौन से होते हैं। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हमें पूरे पर्वत नहीं देखेंगे, कुछ पर्वतों को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला निर्माण प्रक्रिया। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पहला पर्वत आता है बेटा वलयकारी पर्वत। कौन सा पर्वत? वलयकारी पर्वत। दूसरा आता है बेटा अवशिष्ट पर्वत। और फिर एक छोटा सा देख लेते हैं गुंबदाकार पर्वत। और गुंबदाकार पर्वत भी अगर देख ले तो आप एक और पर्वत देख लीजिए अगर इच्छा हो तो ज्वालामुखी निक्षेप से बना पर्वत। ज्वालामुखी निक्षेप से बना पर्वत। कोई दिक्कत है? नाम लिख लीजिए आप जल्दी से, फिर एक एक करके नोट करते हैं। ऐसे पर्वत जो अपनति अभिनति के माध्यम से बनते हैं, अपनति और अभिनति के माध्यम से बनते हैं, उस प्रकार के पर्वत को वलयकारी पर्वत कहा जाता है। ऐसे पर्वत जिसका निर्माण बहुत समय पूर्व हुआ किंतु अब निर्माण की प्रक्रिया थम चुकी है, अब इस पर्वत का अपर्दन हो रहा है, और इस प्रकार के पर्वत को हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। जैसे अरावली, जैसे अपलेशियन पर्वत। गुंबदाकार पर्वत ऐसे पर्वत जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से, शंकुनुमा ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से होता है। किस ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से? शंकुनुमा ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से होता है। उस प्रकार के पर्वत को गुंबदाकार ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। कोई दिक्कत है? ऐसे पर्वत जिसका निर्माण
इस ज्वालामुखी से निकले हुए लावे के लगातार जमने के बाद होता है, उस प्रकार के पर्वत को ज्वालामुखी निक्षेप पर्वत कहा जाता है। कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं? तो हम वर्गीकरण देख रहे थे, हमने 3 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम चौथा वर्गीकरण देखने की कोशिश करते हैं, और चौथा वर्गीकरण जो युग के आधार पर है। अब युग के आधार पर है, तो मैं जैसे ही सुनामी हो जाएगा उसके बाद में मैं ज्योग्राफी का टाइम स्केल आपको जरूर बताऊंगा कि कौन से युग में क्या। तो कौन से युग में कौन सी घटना घटी वो याद करने वाली बात नहीं रहती, परंतु अगर आपके दिमाग में अगर रहता है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न में जरूर आता है और आप जरूर लिखते हो। जब प्रश्न बनने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा चटक रंग दिखाने के लिए आंसर में वो बातों को लाते हैं। तो युग के आधार पर अगर हम पर्वतों को बांटे तो हमें सबसे पहला जो पर्वत दिखाई देगा वो कैम्ब्रियन पर्वत दिखाई देगा। कौन सा पर्वत दिखाई देगा? कैम्ब्रियन पर्वत। ये पुराने पर्वत रहते हैं, बहुत पुराने पर्वत। मैं आपको इसी के बाद में वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बताऊंगा, और उसके समय में बताना जरूरी पड़ जाता है कि भैया ये कैम्ब्रियन कॉल कौन सा है और इस समय में बने पर्वत को क्यों पुराने पर्वत कहा गया। इसी के बाद में हमें एक और पर्वत दिखाई देगा जिसे कहते हैं कैलिडोनियन पर्वत। कौन सा पर्वत? कैलिडोनियन पर्वत। ये कैलिडोनियन पर्वत कैम्ब्रियन पर्वत की तुलना में नवीन होते हैं। हम देखेंगे कि भैया इस पर्वत की विशेषता क्या होती है। वैसे केवल नाम याद रखना हमें जरूरी। इसी के बाद में एक और पर्वत होता है जिसको आप लिख लीजिए, हर्सियन पर्वत। कौन सा पर्वत बेटा? हर्सियन पर्वत। और इसी के बाद में चौथे नंबर का एक और पर्वत होता है, उसे कहा जाता है अल्पाइन पर्वत। तो आप लिखिए हर्सियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत। ये युग के आधार पर बांटे गए पर्वत। मैं टाइम स्केल जरूर आपको बताऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि भैया हिमालय पर्वत किस समय का है और एंडीज पर्वत किस समय का है। एंडीज पर्वत वलयकारी है कि नहीं? अब मुझे बताओ, एक ही प्रश्न में पूछता हूं, एंडीज पर्वतमाला एक तटीय पर्वतमाला है, सही है कि गलत? ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। अब इसी के बाद में हमें देखना है पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है। पर्वत का निर्माण, अब पर्वत का निर्माण होता है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर हमें पढ़ना है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर जब हमें पढ़ना है तो हमें पता है कि भैया एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराएंगी, एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराएंगी तो टकराने के बाद जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा तो गति भी क्या रहेंगी? ज्यादा। और जब गति भी ज्यादा रहेंगी तो ये प्लेट नीचे की ओर जाएंगी और नीचे की ओर जाने के बाद में दूसरी प्लेट ऊपर की ओर आएंगी और ऊपर की ओर आने के बाद में हमें क्या दिखाई देगा? ऊपर के क्षेत्र में पर्वत का निर्माण। पर हम हर जगह यह नहीं कह सकते कि भैया अभिसारी प्लेट, कौन सा प्लेट बेटा? अभिसारी प्लेट संचलन के माध्यम से हमेशा पर्वत का निर्माण होगा। तो पर्वत का निर्माण हमेशा अभिसारी प्लेट संचलन से नहीं हो सकता। तो ऐसे क्या कारण है कि अभिसारी प्लेट संचलन के माध्यम से कौन सी जगह पर पर्वत का निर्माण नहीं होता है? वो कौन से तत्व है जो पर्वत निर्माण को रोकते हैं? तो मैं आपको बताऊं, जब एक प्लेट
दूसरे प्लेट से टकराती है, तो यहां पर गर्त का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है अग्रगर्त। और इस अग्रगर्त से में लगातार क्या होता है, आने वाली नदियों के माध्यम से या फिर अन्य स्रोतों के माध्यम से अवसादों का, किनका बेटा, अवसादों का यहां पर जमाव होता है। और जमाव हो जाने के बाद में जो पानी वाला क्षेत्र रहता है वो छिछला होते जाता है, और इस छिछले क्षेत्र को कहता है भूसन्नति। क्या कहता है, भूसन्नति। और इस भूसन्नति के लगातार जमाव के माध्यम से ही हमें पर्वतों का निर्माण दिखाई देता है। किसके निर्माण दिखाई देता है, पर्वतों का निर्माण दिखाई देता है। मतलब जहां जहां पर अवसाद बनेंगे और अवसाद बनने के बाद में जहां जहां पर गर्त की गहराई कम होगी, गर्त छिछला बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, छिछला। और जब छिछला बनेगा तो स्वाभाविक रूप से गर्त जब आगे की छिछला बन जाएगा, प्लेट टकराएंगी तो वो अवसाद ऊपर की ओर जाएंगे। जब ऊपर की ओर जाएंगे और निश्चित आकृति को प्राप्त करेंगे और जिसकी एक ऊंचाई होगी, उसका जो शिखर रहेगा वो थोड़ा सा शंकुनुमा बनेगा, तो उस प्रकार के पर्वत को हम, उस प्रकार की स्थलाकृति को हम क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हर जगह पर जहां पर अभिसारी प्लेट संचलन होता है वहां पर हमें पर्वत नहीं दिखाई देते। इसका प्रमुख कारण है अवसादों का जमाव नहीं होना। परंतु जहां जहां अवसाद दिखाई देंगे वहां वहां पर क्या होगा, प्लेटों का, सॉरी, पर्वत का निर्माण होगा। और यही कारण है कि जो अभिसारी प्लेट संचलन होता है, और अभिसारी प्लेट संचलन जो 3 प्रकार का होता है, एक महाद्वीपीय महासागरी, एक महासागरीय महासागरी और एक महाद्वीपी महाद्वीपी। तो प्लेट संचलन के माध्यम से जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम बोल रहे थे महाद्वीपी और महासागरी, दूसरा महासागरी महासागरी, और तीसरा महाद्वीपी और महाद्वीपी। तो महासागरी महाद्वीपी प्लेट संचलन में आपको पता है कि ये एक प्लेट हो गई और ये नीचे की ओर जा रही है, और ये दूसरी प्लेट है, टकराई ये प्लेट, ये दोनों प्लेट टकराई, गर्त बना, अवसादों का यहाँ पर जमा हुआ, और ये अवसाद लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो प्लेट का क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जाना हो रहा है। और इस ऊपर की ओर जाने के बाद में एक निश्चित आकृति का निर्माण हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, पर्वत। महाद्वीपी महाद्वीपी क्षेत्र में आपको सभी को पता है कि दोनों प्लेटों का घनत्व क्या रहता है, कम। परंतु जिसका प्लेट एक प्लेट की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, वो प्लेट को क्या करती है, नीचे की ओर जाती है, और दूसरी प्लेट को ऊपर की ओर जाने देती है। परंतु ज्यादा नीचे की ओर जाती है क्या, नहीं जाती। जब ज्यादा नीचे की ओर नहीं जाती तो स्वाभाविक रूप से जो प्लेट ऊपर की ओर रहती है वो थोड़ा सा और ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण किसका निर्माण दिखाई देता है, पर्वत का निर्माण। परंतु महासागरी प्लेट में, महासागरी महासागरी अभिसारी प्लेट में यहां पर अवसाद नहीं रहते। क्या नहीं रहते बेटा, अवसाद नहीं रहते। और जब अवसाद रहते ही नहीं है तो स्वाभाविक रूप से ऊपर जाने वाले पदार्थों की कमी के कारण जब भी महासागरी महासागरी प्लेट टकराती है तो अवसादों की कमी के कारण हमें यहाँ पर क्या नहीं दिखाई देता, पर्वतनुमा श्रृंखला का निर्माण नहीं दिखाई देता। परंतु यहाँ पर हमें ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से, जब ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से लावा ठंडा होता है, तो लावा ठंडा होने के बाद में परत दर परत रूप में जब लावा ठंडा होता है तो हमें द्वीपों का निर्माण दिखाई देता है, जो पर्वतीय द्वीप कहलाते हैं। परंतु हमें पर्वत का निर्माण नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती है, दोनों ही महासागरीय प्लेट है, परंतु अवसादों की कमी के कारण वहां पर क्या नहीं दिखाई देता, हमें पर्वत का निर्माण दिखाई नहीं देता। यहां तक के भैया समझ में आ चुका है आप लोगों को? अगर यहां तक के समझ में आ चुका है तो हम यहां पर लेक्चर को एंड करते हैं और यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कल मैप बनाएंगे और विश्व के कहां कहां पर्वत है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।